प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, ये चल रही है जो 7 बजे होती है। केमिस्ट्री आपकी रेगुलर चल रही है 8:30 बजे होती है। मैथ्स आपका 8 बजे होता है। सभी के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हम 4th सेमेस्टर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नोट्स अपलोड करने का प्लान कर रहे हैं। केमिस्ट्री के नोट्स उसमें आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। मैथ्स में आपकी 2 बुक होती है, मैं आपको बता दूं बच्चा, एक तो मैकेनिक्स है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपकी 2 बुक है, ये अभी चली हुई है यूट्यूब पर, ये आपको ऐप पर मिलेगी। ठीक, दोनों बुक एक साथ चलाने की प्लानिंग है इस बार, एक ऐप पर और एक आपकी यूट्यूब पर। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट, आप कॉम्पटन इफेक्ट आपने कई बार पढ़ा होगा, 1000 टीचर है पढ़ाने वाले, यूट्यूब पर लाइन लगी हुई है। लेकिन आज इस कॉम्पटन इफेक्ट को हम फील करेंगे। अगर फील ना कर पाए तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक, देखो यहाँ कुछ मैंने, अभी आप इसे मत देखो, इस पोर्शन को देखो कि 1895 का समय था, दौर था। इस दौर में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हुई। मतलब एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबल, नोबल प्राइज सुना है, इन्होंने ही नोबल प्राइज को इन्वेंट किया था 1895 में। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? नोबल प्राइज। ध्यान रखना, तो इसका फिजिक्स से कोई लेना देना है नहीं बेटा, फिजिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात का। क्यों? क्योंकि 1895 की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें कुछ काम की चीजें आपके लिए ला रहे हैं। आपको ये पोर्शन याद नहीं रखना, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट को फील करने के लिए चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 1895 में 3 काम बड़े जबरदस्त हुए बच्चा। पहला क्या? अल्फ्रेड नोबल ने नोबेल प्राइज की। दूसरा, विल्हेम कोनार्ड रोंटगन ने एक्स रेज की डिस्कवरी की। ध्यान रखना, ये काम का है कि डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज किसने की? रोंटगन ने। आपने सुना भी होगा, जिस कारण इन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज भी मिल गया। तो यो भी याद रखना, फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला? रोंटगन को, पहला डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज में। और तीसरी कमाल की बात क्या हुई कि 16 ईयर का लड़का पोलोटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बेचारा क्या हो गया? ये देखो, फेल। सर इस बात का मतलब, नोबेल प्राइज की बात चल रही है, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज की बात चल रही है, इस 16 साल के लड़के की जो पोलोटेक्निक जैसे एग्जाम में भी, एंट्रेंस एग्जाम में भी फेल हो गया, उसकी चर्चा यहाँ पर क्यों हो रही है? तो आप समझना, आपको पता चल जाएगा। ठीक, फिर मैक्स वॉन लो नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दिखाया कि एक्स रेज क्या दिखाती है बेटा? डिफ्रैक्शन दिखाती है। वो बात इन्होंने कब दिखाई? 1912 में, जिस कारण इन्हें भी क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। सुनना, मैक्स वॉन लो ने क्या दिखाया? एक्स रेज डिफ्रैक्शन। यहाँ तो रोंटगन ने तो डिस्कवरी करी एक्स रेज की। फिर 1912 में मैक्स वॉन लो ने क्या दिखा दिया कि एक्स रेज डिफ्रैक्शन भी दिखाती है। डिफ्रैक्शन आप जानते हो कि किसी शार्प एज से टकरा कर लाइट का रास्ता बदल लेना ही क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट के सामने बड़ी एक समस्या उलझी। क्या? मैक्स वॉन लो ने क्या दिखाया? एक्स रेज डिफ्रैक्शन दिखाती है। लेकिन डिफ्रैक्शन क्या है? कि वेव नेचर प्रॉपर्टी है। यानी कि डिफ्रैक्शन कौन दिखाता है? डिफ्रैक्शन दिखाती है वेव्स। जैसे लाइट वेव्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, वे क्या दिखाती है बेटा? वेव नेचर दिखाती है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के बाद में एक दिमाग में एक बात क्लिक करी, क्या सर, कि जो आपकी एक्स रेज हैं, क्या ये भी लाइट वेव है या वेव नेचर रखती है? कुछ तो तामझाम होगा। क्यों? क्योंकि एक्स रेज क्या दिखा रही है? डिफ्रैक्शन। और हमने पढ़ा है वेव नेचर क्या दिखाता है? डिफ्रैक्शन दिखाता है। तो क्या आपकी एक्स रेज भी वेव हैं? चलो हमने मान लिया एक्स रेज वेव हैं, लेकिन इस फेल हुए लड़के ने इस वाली बात से कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में, पत्रिका में एक बात लिखी, ये वाली, फेल्ड बॉय। अभी इस फेल्ड बॉय का मैंने नाम नहीं खोला। इस फेल्ड बॉय ने क्या दिखाया? फेल्ड बॉय ने दिखाया कि लाइट बिहेव्ड लाइक पार्टिकल्स।
मतलब अभी तक हमें पता था लाइट का वेव नेचर होता है, लाइट का रे नेचर होता है। रे कैसी होती है बेटा, जो ऐसे चलती है। वेव कैसी होती है, जो ऐसे चलती है। तो अभी तक हमें यही पता था कि लाइट का रे नेचर है और वेव नेचर है। इस 16 साल के लड़के ने जो 1895 में एक पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम में फेल हो गया था, 1905 में इसने क्या दिखा दिया कि लाइट बिहेव्ड लाइक पार्टिकल, कि लाइट पार्टिकल की तरीके से बिहेव करती है और एनर्जी कितनी होती है उसकी, क्वांटा के बराबर, E बराबर एच न्यू। उसकी एनर्जी कितनी होती है, E बराबर एच न्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन सम उठा, क्या समझना कि एक्स रेज जो हैं, एक्स रेज जो हैं ये किसकी क्या होती हैं, डिफ्रैक्शन दिखाती है। क्या दिखाती है, डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है वो वेव की प्रॉपर्टी है। किसकी, वेव की। वेव भी कैसे मान के चलो, लाइट वेव मान लो, लाइट वेव की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो एक्स रेज भी लाइट वेव होनी चाहिए। और लाइट वेव यहाँ पर इस 16 साल के लड़के ने क्या दिखाया, पार्टिकल नेचर रखती हैं। क्या रखती है बच्चा, पार्टिकल नेचर रखती हैं। तो इसका मतलब एक्स रेज भी क्या रखनी चाहिए, पार्टिकल नेचर रखनी चाहिए। और एनर्जी कितनी होनी चाहिए इसकी, E बराबर एच न्यू। समझ गए। तो ये 16 साल का लड़का कौन था जो फेल हुआ था बेटा, ये था जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने वहीं से तो ये स्टेट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये स्टेटमेंट दी गई थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो ये फेल्ड बॉय जो हम लिख रहे थे, फेल्ड बॉय, ये हमारे कुछ नहीं, फिजिक्स के जाने माने साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। समझ गए। तो इसलिए आप अगर फेल होते हो तो कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है, हो सकता है भविष्य के क्या हो बच्चा, आइंस्टाइन हो। तो ये बात जहन में छाप लो, लिखनी नहीं है। तो यहां से एक नए साइंटिस्ट आए, ऑर्थर होली कॉम्पटन। अब यहाँ पे समझ गए कॉम्पटन इफेक्ट, ऑर्थर होली कॉम्पटन। इन्होंने ये कोशिश की कि एक्सरेज पार्टिकल नेचर रखती है दिखाने की। इन्होंने क्या बताया कि जब एक्स रेज किसी इलेक्ट्रॉन से टकराती है, एक्स रेज किसी इलेक्ट्रॉन से टकराती है, तो यो लगता है दो बॉल्स टकरा रही हो आपस में, फुटबॉल मान लो, क्रिकेट बॉल मान लो, वे टकरा रही हैं आपस में। यानी कि किस तरीके से शो होती है, ये पार्टिकल की तरीके से। इस इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया, कॉम्पटन स्कैटरिंग। क्या बोला गया बच्चा, कॉम्पटन स्कैटरिंग बोला गया इसे। और इस इफेक्ट को क्या बोला गया, कॉम्पटन इफेक्ट। अब आपको कॉम्पटन इफेक्ट की सारी रूपरेखा तैयार होगी कि कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना क्यों है, कहां से इसकी जड़ निकल के आई। तो अब हम कॉम्पटन इफेक्ट शुरू करते हैं। आपको ये सब अगर नॉलेज के लिए या भविष्य में शिक्षक बनना है उसके लिए याद रखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ना तो इसकी और इसके स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत आपको है नहीं। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, अगर आपने ये सारी चीज समझ गए हो तो। अब हम अपना ये चीज समझने के बाद देखो, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ो, अच्छा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। मुझे पता है आपने कॉम्पटन इफेक्ट की बहुत वीडियो देख चुके होंगे, आधे दूसरे चैनल्स भी हैं उन्हें भी फॉलो करने हुए लगे होंगे, लेकिन और सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं। लेकिन फिजिक्स में मैं पारंगत हूँ, फिजिक्स में आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक बच्चा, चलिए हम बात करते हैं अब अपने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। इसमें क्या था भैया, एक्स रेज टकराई थी किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो अब आप समझना थोड़ी कुछ चीजें। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, थोड़ा इसे समझना। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया। इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है रुकी हुई है, तो मोमेंटम कितना है इलेक्ट्रॉन का बच्चा, यहाँ पर मोमेंटम 0 है, P बराबर mv कह लू ना। और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, m नोट। तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, m नोट c स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। और इस पर क्या आ रही है भैया, यहाँ पर मान के चलो एक एक्स रे जाकर टकरा, और एक्स रेज हमने क्या बताया, फोटोन से बन के बनी है। तो यहाँ पर हमने ये एक फोटोन मान लिया। क्या मान लू भैया, फोटोन मान लू एक। ठीक है बच्चा, और ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन।
हो गया। अब जब फोटोन है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बच्चा? E बराबर एच न्यू, मोमेंटम P बराबर एच न्यू अपॉन सी। सर मोमेंटम ये कहाँ से आ गया? अरे यार कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आपने E बराबर एच न्यू पढ़ा है? पढ़ा है सर। E बराबर एम सी स्क्वायर भी तो पढ़ा है, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होता है बच्चा? 1/T। अरे फ्रीक्वेंसी बराबर 1/आवर्तकाल। तो यहाँ से देखो एम सी इक्वल टू एच अपॉन सी टी। सी क्या है? वेग, टी क्या है? समय। तो वेग और समय का गुणनफल क्या बन गया? आपने पढ़ा नहीं? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो यो यहाँ गुना में पहुंच गया, इन दोनों की गुना। वेग इंटू समय क्या बन गया? विस्थापन ना बन गया। तो इनकी जगह क्या रख सकता हूं मैं? विस्थापन रख सकता हूं। आप सिंपल सी चीज समझ गए? या अब मुझे यही लेके आना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी ला सकते हो, एम सी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। यही तो है ये। और एम सी किसके बराबर होता है? पी के। सर पी के क्यों? अरे पी बराबर एम भी नहीं होता, द्रव्यमान गुना विस्थापन। तो द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान गुना वेग पी आ गया, पी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बोर्ड ज्यादा ही व्हाइट हो रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दूंगा। चलिए समझ गए ये सारी चीजें? चलिए सर ये तो हम समझ गए। अब होगा क्या? ये आके इस पर टकराएगा, टुक टक्कर मारेगा। अब यहाँ साइड में थोड़ा सा नहीं चमक रहा, मैं बोल दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब ऐसे समझो यो मेरी कार खड़ी है, इससे ट्रक टकरा डुप। तो ट्रक टकरा के क्या होगा? या तो ट्रक यहीं रुक जाए, ये आगे भाग जाए, या टकरा के दोनों इधर उधर घूम जाए। तो जब टकराए गए तो ये इधर उधर भागेंगे। मैंने मान लिया मेरा जो फोटोन था वो इधर भाग गया, ठीक, और इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया। सर जरूरी है इधर उधर भागेंगे? हाँ, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल मान लेंगे। एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लिया मैंने जो आपका फोटोन है, ये क्या है? स्कैटर्ड फोटोन है। लिख देता हूं, ये क्या है? स्कैटर्ड फोटोन। स्कैटर्ड फोटोन, ये फोटोन उधर भागा है। और ये क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन है जो टकरा के इधर भागा है। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? नहीं समझे आप? ठीक, ये मैंने मान लिया थीटा एंगल पे हुआ है ये। अब अगर सीधे जाएंगे तो थीटा फाई 0 हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने एंगल मान लिया, यहाँ पर इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर इस बात को लिख दूं, P कितना था? 0। E बराबर कितना था? m0c²। अब यहाँ पे समझना, जब ये टकरा गए तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया? m। टकराने के बाद मूवेबल मास, अरे इतना नहीं हो जाता, आपको पता तो है, एम हो जाता है ये रेस्ट मास। जब बॉडी मूवमेंट में आ जाती है, मोशन में आ जाती है, तो ये मास हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? E बराबर एम सी स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? E बराबर एम सी स्क्वायर। चाहो तो E1 E2 मान लो, ठीक है। ये टक्कर के बाद है। और फोटोन भैया देखो, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी एच न्यू है। एच तो कांस्टेंट है, तो मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी, टक्कर के बाद फ्रीक्वेंसी बदल गई। टक्कर के बाद फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? न्यू डैश हो गई। तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? E बराबर एच न्यू डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा समझो एक कार खड़ी थी, ट्रक आया, बूम, टक्कर मार दी, और टक्कर लगते कार इधर को भाग गई, ट्रक उधर को भाग गया। जरूरी उधर ही भागे? इधर भी भाग सकते हैं, इसलिए एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब भैया टोटल एनर्जी तो होगी, अब मोमेंटम भी तो ब्रेक होगा। मान लो इसका मोमेंटम कितना था? एच न्यू था, एच न्यू अपॉन सी था टक्कर से पहले। टक्कर के बाद कितना हो जाएगा? एच न्यू डैश अपॉन सी। कितना? एच न्यू। एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, बदली क्या? केवल फ्रीक्वेंसी। अब भैया तिरछा भाग रहा है, तो दो कंपोनेंट में देखो, फोटोन का कितना है? टक्कर के बाद इतना मोमेंट है। अब दो डायरेक्शन में भाग रहा है, मतलब तिरछा भाग रहा है।
अब जो कोई तिरछा होता है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, ये फोटोन ऐसे भागा तो इसका मोमेंटम कितना फोटोन का एच न्यू डैश अपॉन सी, दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक तो एंगल के पास वाला और एक एंगल से दूर वाला। जो एंगल के पास होता है वो कोस में ब्रेक होता है और जो एंगल से दूर होता है वो साइन में ब्रेक होता है। समझ गए ये वाली बात? तो भैया मोमेंटम एक तो फोटोन का यहाँ ब्रेक हो जाएगा कितना, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा, जो एंगल के पास हुआ, जो एंगल के पास हुआ, और एक यहाँ होगा, यो यहाँ से रफ कर दो ऐसे। ठीक है, बात समझने की है सारी। अगर फिगर समझ में आ गई तो आपका आधा डेरिवेशन खत्म हो गया। अब मान लो टक्कर टकराई, ये तो था फोटोन की बात। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात, इलेक्ट्रॉन का पहले मास था m नोट और वेलोसिटी कितनी थी 0। टक्कर के बाद मास कितना हो गया m और वेलोसिटी होगी v, तो मोमेंटम कितना हो गया भैया mv। पहले तो मोमेंटम 0 था क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या था, एक जगह बैठा था, पीछे से कौन आई एक्सरे उसमें बूम करके क्या दिया पंच, यानी कि कार खड़ी थी पहले आराम से तो रेस्ट में थी, रेस्ट में उसका वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो मोमेंटम 0। लेकिन जैसे टक्कर लगी तो आगे को भाग ली, जब आगे को भाग ली तो उसमें क्या जनरेट होगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी जनरेट होते ही क्या जनरेट हो गया मोमेंटम mv। तो यो भी दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक तो इसके अलोंग, ये तिरछा है ना इलेक्ट्रॉन, ऐसा है इलेक्ट्रॉन, तो भैया एक ऐसे टूटेगा और एक ऐसे, ये एंगल कितना फाई, तो एक तो हो गया mv कोस फाई और एक mv साइन फाई। समझ गए? तो एक तो इसके अलोंग हो गया, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का सेम इसके अलोंग ही कितना mv, एंगल के पास है कोस फाई और एक एंगल से 0 अलग, ऐसे सीधा करने के बनाना आपको एकदम, कितना mv साइन फाई। ठीक, यहां लिख दूं p बराबर कितना 0, e बराबर m नोट c स्क्वायर। क्या है ये हमारा इलेक्ट्रॉन। फिगर क्लियर है? फिगर में शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो आपको समझ में ना आई हो। फिगर में मैं आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर अच्छे से फिगर समझा चुका हूं। अब यहाँ पे थ्योरी जो है इस फिगर की तरह से ही लिखी हुई है जो फिगर मैंने बनाई है। अब थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, जो मिट रहा है यहाँ को लाइट का रिफ्लेक्शन है, तो सुन लेना, इस इफेक्ट के अनुसार when a photon incident on any electron, जब कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से इंसिडेंट होता है, टकराता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होता है, देन इट विल एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनली, किसी एक डायरेक्शन में यह इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कर देगा। एक्सिलरेट मतलब टकरा के एकदम, एक्सिलरेट क्या होता है वेलोसिटी का बढ़ना, तो एकदम रेस्ट में था एकदम आगे को भागेगा। जैसे आप खड़े हो, आपको कोई आगे धक्का दे दे तो आप एकदम ऐसे नहीं हो जाते आगे को, ठीक। एंड फोटोन विल शो स्कैटरिंग इफेक्ट, और फोटोन क्या सिखाएगा स्कैटरिंग इफेक्ट, यानी कि ये है ऐसा टक्कर मारी ट्रोई खुद नीचे को और ये ऊपर को, तो स्कैटर क्या होता है बिखर जाना, स्कैटरिंग इफेक्ट दिखाता है क्या फोटोन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, when photon is incident on any electron, कि फोटोन जब किसी इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होता है, इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट इन फाइव डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फाइव डायरेक्शन में, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्सेलरेट होगा फाइव डायरेक्शन में, ये रहा फाइव डायरेक्शन में। एंड फोटोन विल शो स्कैटरिंग एट थीटा एंगल, और फोटोन स्कैटरिंग दिखा रहा है थीटा एंगल पर। समझ गए फिगर? इसलिए मैंने फिगर पहले बताई ताकि आप इस लैंग्वेज को इजीली समझ सको। The collision between electron and photon is elastic. इलास्टिक आपने पढ़ा होगा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे और मोमेंटम भी कंजर्व रहे। ड्यू टू विच, ये लिखा हुआ, ड्यू टू विच इट्स लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इसका क्या
संवेग और गतिज ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। चलिए लेट अस कंसीडर, मान लिया, क्या मान लिया, ये फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, फोटोन की एनर्जी कितनी है एच न्यू, एंड मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी, और मोमेंटम कितना है एच न्यू अपॉन सी। कोलोइड विद एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलोइड मतलब संघट करना, टकराना, ठीक, एट रेस्ट, जो कि रेस्ट में है। इनिशियली शुरुआत में द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, जीरो है, एंड एनर्जी इज एम नॉट सी स्क्वायर, एनर्जी कितनी है एम नॉट सी स्क्वायर है, वेयर एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, ठीक। आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू डैश, टक्कर के बाद फोटोन की एनर्जी कितनी होगी एच न्यू डैश, एंड मोमेंटम इज एच न्यू डैश अपॉन सी, और मोमेंटम कितना होगा एच न्यू डैश अपॉन सी, एच न्यू डैश अपॉन सी, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया एम। तो ये फिगर आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। अब हमें पता, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, then from law of conservation of energy, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर से पहले एनर्जी बराबर टक्कर से बाद में एनर्जी। टक्कर से पहले एनर्जी कितनी है बच्चा, एच न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, टक्कर से बाद में कितनी है एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर मैंने इधर लिख लिया, ये इधर आके माइनस का एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि आगे मुझे इसकी एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी वो वैल्यू लिखवा रहा हूं जो बाद में जरूरत पड़नी है। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो ए स्क्वायर तो एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस प्लस 2ab 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ये मेरा हो गया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लो, यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 1 तक काम कर चुका हूं, ठीक है बच्चा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, ठीक। नाउ बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नाउ अप्लाइंग APPLYING, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब भैया मोमेंटम में एक यहाँ पे समस्या आती है। सर क्या समस्या आई, अरे मोमेंटम तो दो एक्सिस के अलोंग है, एक्स के अलोंग भी है, और ये क्या मोमेंटम नहीं है, ये भी मोमेंटम है। तो मोमेंटम दो तरीके से लगेगा कंजर्वेशन, पहला लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस लगाओ पहले, तो फिर अलोंग वाई एक्सिस लगाएंगे, ठीक है। पहले तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगाओ भैया, एक्स एक्सिस पे ऐसे सीधा सीधा फोटोन का कितना है एच न्यू अपॉन सी प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना है 0 इज इक्वल टू, टक्कर के बाद फोटोन का कितना हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा प्लस फोटोन का एम वी कोस फाइव।
तो मैं एम वी कोस फाई निकाल लेता हूँ, सॉरी फोटोन का ये, इलेक्ट्रॉन का ये। तो यहाँ से एम वी कोस फाई कितना आ गया मेरा, एच न्यू अपॉन सी, न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा। तो यहाँ पे एम वी कोस फाई निकालने का रीजन क्या है बेटा, हम क्या करेंगे नेक्स्ट में भी एम वी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे सर, अब अलोंग वाई एक्सिस लगाते हैं, अलोंग वाई एक्सिस कैसे, अभी आपको 2 सेकंड का समय दो बस। ये इक्वेशन नंबर क्या थी मेरी, सेकंड, ठीक। अब देखो वाई एक्सिस पे ये तो एक्स पे चल रहा है, ये भी अभी तक एक्स पे ही था, तो टक्कर से पहले तो कोई सा था ही नहीं, तो 0 + 0। टक्कर के बाद फोटोन का कितना, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा, इसका कितना, एम वी साइन फाइव माइनस पर, डायरेक्शन पलट गई तो एम वी साइन फाइव, एम वी साइन फाइव इधर आके प्लस का, तो एम वी साइन फाइव कितना हो गया, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा। लो जी, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई मेरी, थर्ड, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप दोनों का होल स्क्वायर करके छोड़ दो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। अब मैं सारा इधर का रब कर रहा हूं, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे करके प्लस करेंगे तो ये जगह थोड़ी पड़ जाएगी। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, अभी ये हमें बहुत जरूरी है, मैं इसे रफ नहीं करूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब मैं इसे रफ कर देता हूं और हम अपने इस पे आगे चलते हैं। मैं केवल ये इक्वेशन जैसा पहले कहा है ये इक्वेशन छोड़ूंगा, बाकी सब मैं रफ करने वाला हूँ। ये क्या, जो मेन इक्वेशन हमने एज्यूम की हुई है, मैं केवल उन इक्वेशंस को आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक। अब ये भी रफ करना पड़ेगी मुझे लाइन, फिगर मेन इस डेरिवेशन में जो जान थी इस डेरिवेशन की, वो इसकी फिगर थी, फिगर से आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो कराओ, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर और दोनों को एडिशन करा दो। देखो सेकंड का स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर 5, एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, एम स्क्वायर वी स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो क्या आ गया बच्चा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर दोनों में कॉमन, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। लो थोड़ा सा यहाँ को लिख दूं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ये मेरे पास बचा है। लो और नीचे लिख दूं, थोड़ा सा कट रहा हो तो मुझे तो बाद में दिखेगा, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ये बचा मेरे पास, इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करता हूं और फिर प्लस इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab एच 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 स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कोस थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कहीं गलती कर गया क्या मैं, गलती कर गया बेटा, यहाँ पर देखो ये कोस थीटा नहीं है, क्या है ये आपका साइन थीटा है। यहाँ पर नलाई को बताते भी नहीं हो क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, पीछे का मैं देख लूं एक बार, साइन ही था ना यहाँ पे, मैं पीछे का देख लेता हूं। नहीं, ये तो कोस थीटा ही है बेटा, मैंने अभी देखा है, ये तो कोस थीटा ही है, ये तो कोस थीटा ही है, भावनाओं में बह गए नलायको, ये वाई एक्सिस पे लगाया था और वाई पे कोस तो आता ही नहीं, वाई पे तो साइन आता है। क्या आता है बेटा, साइन आता है, दोनों जगह मुझे याद नहीं मैंने फिगर में क्या लिया था, लेकिन ऐसा है, एक तो ऐसा है एक ऐसा है, एक तो एच न्यू डैश अपॉन सी वाई एक्सिस के अलोंग है तो बेटा साइन ही आएगा, और एक ऐसा था एम वी कोस फाइव नीचे को। आप फिगर अगर मैंने फिगर में मिस्टेक कर दी है तो आप सही कर लेना,
ठीक, तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा में, इसीलिए तो मगर यार ऐसा कैसे हो सकता है, आप भी नलाई को याद नहीं रखते ये चीज। अब यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला, ये तो कोस ही रहेगा, ये वाला और ये वाला दोनों में से ये कॉमन, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये तो 1 हो गया इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। भैया इन दोनों में से ये कॉमन क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1, तो यहाँ पे एक टर्म में खत्म कर रहा हूं, आप याद रखना, माइनस क्या बचा 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कोस थीटा, सबके अपॉन में सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ पहुंचा दूं तो कितना बचेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश, ये बचेगा मेरे पास। चलिए कोस थीटा क्यों भूल जा रहा हूं मैं, ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर होगी, बेटा थोड़े से मार करिए कि मैं बता चुका हूँ, नए लिए हैं इसलिए थोड़े से लाइट चल रहे हैं, एक दो क्लास हो जाने दो फिर क्या होगा ये आपके डार्क हो जाएंगे। ठीक, ये सब मैं कर चुका हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट -4 इक्वेशन फर्स्ट में से 4 क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 4। सर ये सब क्यों कर रहे हो, बेटा ये आपके कॉम्पटन ने किया था तो वही हम सब उनका जो इफेक्ट है, उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सब पढ़ रहे हैं। पहली चीज फिजिक्स में कुछ भी हार्ड नहीं होता, डेरिवेशन बहुत इजी होते हैं, फिजिक्स में मुश्किल होता है प्रोसीजर याद रखना कि किसके बाद हमें क्या अप्लाई करना है। तो अब 1 में से 4 घटाओगे तो एम स्क्वायर सी की पावर 4, यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, दिख रहा है क्योंकि एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे तो मैं इसका होल स्क्वायर खोल लो सर, एच स्क्वायर इसका खोल लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर, इसमें से माइनस करनी है ये वाली टर्म, क्या एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, और ये प्लस नहीं है बेटा यहाँ पर, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस थीटा। समझ गए, अरे यार जब माइनस करोगे तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। चलिए अब क्या करता हूं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ तो कॉमन क्या बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कर रहे हो, देखो इस टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश, यही तो बचा। देखो कुछ ऐसी ही टर्म आ गई या नहीं आ गई, सर बिल्कुल आ गई, प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस, इसमें भी मैं चाहूं तो कर लूं, कर सकता हूं सर, बिल्कुल कर सकते हो, 2h न्यू एम नोट सी स्क्वायर, पर हमें कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो मैं करता नहीं, कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो मैं कर नहीं रहा। ठीक, माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस थीटा। अब यहाँ देखो ये कटप्पा बाहुबली को मार देगा, ये प्लस में है ये माइनस में, सेम ये प्लस में है ये माइनस में, ये इसका कत्ल करा देगा, वो है ना कुड़ी कत्ल करावे तू कतई जहर है, तो ये देखो ये टर्म बची है एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, इस टर्म से टर्म कैंसिल आउट होगी, सर कैसे अभी आगे बताऊंगा, माइनस, अब देखो
इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2h² न्यू डैश कॉमन, क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस माइनस माइनस कोस थीटा, ये बचा प्लस 2h न्यू डैश m0c²। केवल ये वाली टर्म एज इट इज लिख ली। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इक्वेशन नंबर हम कहाँ तक एज्यूम कर सके थे, 4 तक। अब इसे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5। क्यों सर, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे बच्चा, जैसे मैं बता रहा था, इस टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सर क्यों कैंसिल आउट होगी, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैंसिल होगी। हमने वी नो रिलेटिविटी वाली यूनिट में एक फॉर्मूला डराइव किया था, क्या, m = m0/1 - v²/c² का अंडर रूट। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, क्या, इससे अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो m² = m0²1 - v²/c², यही तो बचेगा। अच्छी बात है, तो m² दिख रहा है m0² एलसीएम 1 लेके c² - v²/c²। कोई फर्क पड़ा सर, बिल्कुल नहीं पड़ा। इधर आ जाओ, ये क्या हुआ, ये तो ऊपर पहुंच गया, ये यहाँ डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में, तो m² c² - v² m0² c², यही तो बचा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, ये ऊपर। चलिए सर, अब देखो कुछ मिलता जुलता आ रहा। सर यहाँ पे एक c² और एक्स्ट्रा आ रहा, दोनों तरफ से c² से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बचेगा, होगी इधर c² से तो इधर भी होगी, ये बचा ना। देखो अब ये दोनों टर्म सेम है ना, क्या ये कत्ल नहीं कर देंगे एक दूसरे का, है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, इस मान को समीकरण 5 में रखने पर, जब 5 में रखूंगा, यहाँ जगह है, चलो अभी रखता हूँ पूरा रफ करके ऊपर की साइड, क्योंकि यहाँ शायद यहाँ ये ना है। स्क्रीनशॉट लो आप इसका फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं ऊपर का रफ करके सारी वैल्यू, अरे यार तू क्यों रफ हो रही है नालायक, तेरी तो मुझे जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ी वीडियो आज की लेंथ ही बैठ गई है, डेरिवेशन लेंथ ही था, तो हम इसे बीच में नहीं छोड़ सकते बच्चा, इसलिए वीडियो लेंथ ही बैठी है। पुट कराओ, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कराओ, कितनी, m0² c⁴, इसकी जगह ये वैल्यू पुट हो गई, इज इक्वल टू m0² c⁴ -2h² न्यू डैश 1 - cos थीटा प्लस 2h m0c²। कोई 2h, ये तो भूल गया मैं लिखना, न्यू डैश m0c²। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ये माइनस का है, ये इधर आके प्लस का, 2h न्यू डैश 1 - cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2h न्यू डैश m0c²। अब देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, 2h से 2h² है इधर बेटा, 2h², 2 से 2 कट गया, h से एक पावर कट गई, ठीक। अब और कुछ तो नहीं और कुछ कट हो ही नहीं रहा, तो यहाँ देखो मेरे पास क्या बचा, h1 - cos थीटा। सर न्यू डैश भी तो बचा है, अभी इसका बता दूंगा। न्यू डैश में इसके अपोन में ले आया अलग अलग, कैसे, न्यू अलग अलग, चलो नेक्स्ट ट्राई में कर देता हूँ, ये तो बच रहा m0c²। चलिए h1 - cos थीटा, अब अलग अलग कर लेता हूँ, न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश m0c²। ये रफ कर दूं नीचे का, स्क्रीनशॉट तो आप साथों के साथ ही ले लेते होंगे, हाथ हाथ,
चलिए अब देखो, न्यू से तो न्यू कैंसिल आउट, न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल आउट, तो H1 माइनस कोस थीटा, ये C एक C में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर, क्यों, C अपॉन न्यू डैश माइनस C अपॉन न्यू, कितना बचा बाहर, M नोट C। सर ये क्यों किया, अभी आप समझना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब कोई रे वेव पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो v की जगह तो c आ जाता है, वेव लेंथ की जगह, डिस्टेंस की जगह वेव लेंथ आ जाती है, टाइम पीरियड की जगह t आ जाता है। कोई रॉकेट साइंस वाली बात इसमें है नहीं। तो यहाँ देखो t डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, c डिवाइड में था, सी टी इज इक्वल टू लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, 1/, आवर्तकाल, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से c अपॉन लैम्डा नहीं न्यू, किसके बराबर, लैम्डा के। अब यहाँ पर क्या है, c अपॉन लैम्डा ही तो है, यही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ा, तो क्या मैं यहाँ पर लैम्डा नहीं रख सकता, सर बिल्कुल रख सकते हो। इसे क्या करूं, इसे अपॉन में ले आऊं, m नोट c 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नोट c 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर मेरा कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है बेटा, खत्म होता है। ये हमारे ऑर्थर कॉम्पैक्ट ने क्या किया था, ये वेवलेंथ में डिफरेंस चेंज बताया था। अब थीटा एंगल पे जा रही है तो आप यहाँ पर थीटा का, वो थीटा क्या था आपका, स्कैटर्ड फोटोन। अब फोटोन 90 डिग्री पे जा रहा है तो कितना होगा, और 180 पे जा रहा है तो कितना होगा, वे वैल्यू आप खुद लिख सकते हो, उस चीज का भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मार्कर नीचे गिरा और बड़े जोर शोर से गिरा, इसका मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से इसे तैयार करना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के तहत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।